हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री करने वाले हैं। हमारे अतीत पार्ट 2 है ना। क्लास 6 की हिस्ट्री हमने पूरी कर ली थी। आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री करने वाले हैं, हमारे अतीत पार्ट 2 है ना। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए है और आज हम इसका पहला चैप्टर करने वाले हैं। क्लास 7th की हिस्ट्री जो है उसका हम पहला चैप्टर करने वाले हैं, प्रारंभिक कथन और हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, है ना। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इंडेक्स लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आज पहला चैप्टर है। इसमें कुल 8 चैप्टर हैं। क्लास 7th की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें आपके 8 चैप्टर हैं, जिसमें से आज पहला हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, मानचित्र, है ना। ये मानचित्र देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये मानचित्र, इसके बारे में क्या दिखा गया है कि जो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी, है ना, ये अल इद्रीसी का बनाया हुआ है और दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है ना। ये जो मानचित्र है ना, ये किसने बनाया है, अल इद्रीसी ने बनाया है ना। अल इद्रीसी ने बनाया है और ये जो मानचित्र है इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो आगे बढ़ेंगे हम। इसमें क्या लिखा है, मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। तो जो दूसरा मानचित्र है वो अगली स्लाइड पर है ना। मानचित्र 1 जो है अरब भूगोलवेत्ता, है ना। अब ये देखो, अरब भूगोलवेत्ता, है ना, अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। अब यहाँ पे आपको ये बता दिया कि ये कब बनाया था, 1154 में बनाया था, है ना। यहाँ जो नक्शा दिया हुआ है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ये जो मैप यहाँ पे दिया गया है ये दुनिया के जो बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 जो है वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। अब जो मानचित्र 2 आप देखेंगे वो किसने बनाया, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया, है ना 1720 में बनाया। दोनों ही नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। जो अल इद्रीसी के नक्शे में जो है दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। दोनों नक्शे जो है एक ही इलाके के, पर कितना अंतर है ना। पहला जो नक्शा है वो 1154 में बनाया गया और दूसरा 1720 में बनाया गया, है ना। अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारा दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां पर आज हम उत्तर भारत को ढूंढते हैं ना। तो जो अल इद्रीसी का नक्शा है उसमें दक्षिण भारत जहां पर है वहां पर आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है ना। जगहों के नाम जो है अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने भी हैं। अब कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके जाने पहचाने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, है ना। अब ये जाना पहचाना है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज, है ना। अब यहाँ क्या है, अब ये मानचित्र 2 है आपका। जो दूसरा मानचित्र है इसके बारे में क्या लिखा है, 18वीं सदी के आरंभ में जो है ये दूसरा जो मानचित्र है आपका, है ना। तो ये 18वीं सदी के आरंभ में ग्लिवलॉम द लिस्ले के एटलस न्यूवो के अनुसार यह एक उपमहाद्वीप है ना। और इसमें क्या दे रखा है, यह मानचित्र जो 2 है इसके बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। मानचित्र 2 जो है वो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, है ना। और इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में काफी जो सूचनाएं हैं वो बदल गई। तो इनमें जो समय का अंतराल है वो क्या है, 600 वर्ष का है ना। तो इस कालावधि में क्या हुआ, जो उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं थी वो क्या हुई, बदल गई, है ना। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। अब कौन सा, ये वाला जो नक्शा आपका दूसरा वाला है ये आपको ज्यादा परिचित लगेगा। विशेषकर तटीय इलाकों के जो है बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए जो है इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। आगे बढ़ेंगे हम।
इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं, है ना। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र के तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में जो है उसका कारण क्या हो सकता है? ये जो डिफरेंस है इसका कारण क्या हो सकता है? आगे बढ़ेंगे हम। नई और पुरानी शब्दावली, है ना। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते रहे हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता था? अब ये सवाल पूछ रहा है कि अगर सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख हमें कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ क्या होती हैं, बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से अलग है ना। जो भाषा है वो भी तो समय के साथ साथ बदलती है ना। तो जो मध्य युग है देखो, उसकी जो फारसी और जो आधुनिक युग की फारसी है वो एक दूसरे से अलग है। और इस भिन्नता का जो कारण है सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही जो है, यह भिन्नता जो है वो व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है। समय के साथ साथ जो है शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो ये जो भिन्नता है ये सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ जो है शब्द के मायने, उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, है ना। अब ये जो हिंदुस्तान है इस शब्द की बात कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान शब्द को ही ले लो, है ना। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम हिंदुस्तान को कैसे लेते हैं? भारत कहते हैं हिंदुस्तान को। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका जो आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। अब यहाँ पे क्या मिला कि जो मिन्हाजे सिराज थे, जब उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय किससे था? पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, है ना। तो उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में थे। ठीक है, तो राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे, है ना। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ नए शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो है वो बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, है ना। तो क्या है कि सल्तनत के प्रसार के साथ साथ शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र क्या हुए? बढ़ते चले गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे हम। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अब देखो 16वीं शताब्दी में जो है, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया वो इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी जो थे उनकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यही प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान है। 14वीं सदी के जो कवि थे अमीर खुसरो, उनके द्वारा जो शब्द हिंद इस्तेमाल किया गया उसी के ही कुछ कुछ समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं, है ना। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को
बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे, है ना। शब्दों के अर्थ भी बदलते चले गए समय के अनुसार। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, है ना। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। हम विदेशी किसे कहते हैं? जो भारत का नहीं है, भारतीय नहीं, तो हमारे लिए क्या हो गया? विदेशी हो गया, है ना। यही है भाई, जो भारत का नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? विदेशी है, क्योंकि भारत का तो नहीं है, हमारे देश का नहीं है, तो हम विदेशी बोल देते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहा जाता था। अब यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है कि अभी हम विदेशी किसे कहते हैं? जो हमारे देश का नहीं है, जो हमारे भारत का नहीं है। लेकिन मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहते थे, है ना। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी भी कहा जा सकता है ना। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कि किसी नगर के लिए वनवासी तो क्या है? विदेशी होता था, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होते थे, पर फिर भी वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। आगे बढ़ेंगे हम। इतिहासकार और उनके स्रोत, है ना। अब यहाँ पे क्या बताया बेटा? इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं? जो इतिहासकार हैं वो किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है ना। वो किस युग का अध्ययन करते हैं और जो उनकी खोज है उसकी प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जो आपकी पिछली बुक थी, मतलब जो क्लास 6 की बुक हमने पढ़ी थी, उसमें हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस पुस्तक में जो है हम 700 से 1750 ईस्वी तक, है ना, लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं, मतलब पिछले युग में जैसी थी वैसी ही इस समय भी है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों का, है ना, लिखित सामग्री पर निर्भर थे। अब इतिहासकार जो है वो सूचना इकट्ठी करेंगे भी तो कैसे? सिक्कों पर, जो सिक्कों से, शिलालेखों से, है ना, या फिर भवन निर्माण कला है, कोई लिखित सामग्री, उसी पर तो निर्भर रहेंगे, तभी तो जानकारी मिलेगी। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, है ना। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा, है ना। तो लोग धर्म ग्रंथ, है ना, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते जो है वो सब क्या है, लिखने में जो है इसका प्रयोग करने लगे। अब कागज सस्ता था, है ना, तो धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित मतलब किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग जो है वो कठिन है ना। अब ये देखो कागज का मूल्य।
यहाँ पे क्या बताया गया है, इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसीलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया, है ना। एक सदी बाद अगर आप, है ना, दो प्रसंग थे ना, एक तो हमने पढ़ लिया कि मतलब उसको कागज की जरूरत थी, है ना, तो उसने क्या किया, कागज था नहीं तो पांडुलिपि जो थी उसे धो डाला, है ना, तो उसी के फिर जो है उसने सुखाकर उसे इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा प्रसंग क्या है, एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो, अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीद रहे हो, है ना, तो आपकी किस्मत अच्छी होती है कि दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है ना। अब आप देख रहे हैं कागज का जो मूल्य, मतलब पहले किसी को जरूरत होती थी तो इतना वो था कि था ही नहीं, है ना, कागज इतना था नहीं, तो और अब कितना है कि मतलब लोग आप सामान लेते हैं तो वो भी कागज में आपको लपेट कर देते हैं। तो कागज अब अधिक महंगा, कागज मतलब जो है वो कब महंगा था, अब ये आपसे पूछा गया है कि कब जो है कागज महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या फिर 14वीं शताब्दी में, है ना। तो ये पूछा है इसने कि कौन सी शताब्दी में कागज महंगा था और कौन सी शताब्दी में कागज मतलब जो है वो आसानी से उपलब्ध था। आगे बढ़ेंगे हम। उन दिनों जो है छापे खाने तो नहीं थे, है ना, इसीलिए जो है लिपिक या जो लिपिक होते थे वो नकलन 20 हाथ से ही पांडुलिपियों की जो है प्रतिकृति बनाते थे, है ना। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट जो है वो समझ में भी नहीं आती होगी और आपको मजबूरन होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि ये क्या लिख गया है, मतलब जो यहाँ पे क्या लिखा गया है उसके, है ना। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। अब क्योंकि कुछ चीजें, ये तो वास्तविकता है कि अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप तो मतलब अंदाजा लगाकर ही तो लिखेंगे ना, तो जो मित्र का लिखा हुआ जो आपका, उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर आ जाएगा। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। पांडुलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे जो है फेर बदल करते चलते थे, है ना, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी जो है प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग होती चली गईं। तो ये बात सही है कि धीरे धीरे कैसे जो है जो प्रतिलिपियां बनती गईं, तो वो एक ही ग्रंथ लेकिन अलग अलग प्रतिलिपियों में वो एक दूसरे से अलग होता चला गया। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है ना। आज जो है, आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरे का जो है वो रिकॉर्ड जो है वहां पर रखते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे एक चित्र है, ये है ना, ये देख रहे हैं आप इमेज में, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। अब ये देख रहे हैं आप, ये लिख रहे हैं, है ना, तो इसमें जो एक लिपिक है वो क्या कर रहा है, पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार जो है ना, इस चित्र का आकार यहाँ पे दिया गया है ना। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र, है ना, या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके
बेचने लगे थे। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये क्या है, इससे बड़ी गंभीर समस्या क्या हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं, है ना। मतलब अब कहाँ मिलती हैं पांडुलिपियां, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ता है ना। इसीलिए आप इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के जो है विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब आप ये देखो कि मतलब कि जो लेखक है उसने क्या लिखा था, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की जो अलग अलग प्रतिलिपियां हैं, है ना, उनका अध्ययन करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है ना। जो फारसी है और जो अरबी है उसको पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। बाईं ओर जो है वर्ण को जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है ना। जो ये लिपि है इसको पढ़ना आसान होता है। दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। जो दाहिनी तरफ है, जो ये जो लिपि है, जो ये कैसी है, अधिक सघन है, संक्षिप्त है और कठोर है ना। आगे बढ़ेंगे हम। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार है ना जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, और दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा हुआ पड़ा था। आगे बढ़ेंगे हम। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे जो है भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, है ना। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे, है ना। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना जो है बहुत अधिक बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड जो है दूर दूर यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और जो है अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में, ये एक इमेज देख रहे हैं आप, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, है ना, जिसका नाम साजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रमण और
स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ है ना आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ है ना। अब इसमें क्या है, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, है ना। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। अब ये पर्यावास क्या है ना, आगे पढ़ेंगे हम। पर्यावास का तात्पर्य क्या है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। पर्यावास जो है इसका तात्पर्य क्या है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों का अंग बन गए, है ना। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का कुछ काम कर लेते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, है ना भाई, जब समाज में अंतर बढ़ेंगे तो जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या फिर नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे जो है वो बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जो है जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी। जो नियम बनते थे इनका पालन जो है बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। क्षेत्र और साम्राज्य, है ना। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। प्रशस्ति क्या है, प्रशंसा करना, है ना। अभी पिछले क्लास में हमने समझा था कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, है ना, कि किसी की तारीफ की जा रही है तो उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर के बताते थे, है ना। जो कवि होते थे उनके बढ़ा चढ़ाकर तारीफें करते थे उनकी। तो उसमें क्या है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक कोई इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मानचित्र 3 है जो ये यहाँ पे क्या दिया गया है,
मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर की ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यों में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत है ना। अब ये देखो कितने सारे नाम दिए गए हैं, ये सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान है ना, कलानौर, लाहौर, सरसुती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज। और ये देखो जैसे यहाँ पे वन है, ये सिविस्तान, तो ये कहाँ पे वन लिखा है ना, यहाँ पे सिविस्तान, यहाँ पे उच्च। इस तरीके से ये पूरा आपको प्रांत के नाम दिए गए हैं और ये पूरे जो है यहाँ पे आपको जगह जगह दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे सब ये, तो ये सारे जो है यहाँ पे नाम लिखे गए हैं और ये जो प्रांत के नाम है ये नंबरिंग से आपको यहाँ पे मैप में पूरा दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। जो क्षेत्र हैं, जो इस देश के जो क्षेत्र हैं उसकी क्या है, अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलांगनी है ना, गौड़ी, अवधी, हिंदवी है ना। तो अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत भी एक भाषा है, कौन सी, संस्कृत, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है और जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित जो है भाषाओं की सूची बनाइए और उन सूची की और एक सूची उन भाषाओं की जो है बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज भी जो है वो बोली जाती हैं, है ना। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर क्या है, घेरा खींच दीजिए। आगे बढ़ेंगे। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। तो अब अध्याय 7 में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। आगे बढ़ेंगे हम। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, है ना। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न तो कुछ एक समान थी, है ना। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। आगे बढ़ेंगे हम। पुराने और नए धर्म। अब यहाँ पे जो है हम धर्म के बारे में जानेंगे, पुराने और नए धर्म, है ना। तो इतिहासकार के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए, है ना। जो धार्मिक परंपराएं थी उनमें भी कई परिवर्तन आए।
दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणी याद है ना। नीचे क्या है, संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो उसे क्या कहते हैं, संरक्षक कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, और इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ना, है ना। ब्राह्मणों का जो महत्व है वो बढ़ना, है ना, और उनकी बढ़ती हुई सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, है ना। अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा ना कि जो संस्कृत भाषा थी वो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी, उस भाषा को ब्राह्मण लोग उसका इस्तेमाल करते थे, आम लोग नहीं करते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण जो है वो समाज में जो ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। आगे बढ़ेंगे हम। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई, है ना, जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में जानेंगे, है ना। यही वह युग था जिससे इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। अब ये कौन सा युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा, है ना, कुरान शरीफ का संदेश। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, है ना। सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे उसकी कुछ भी हो, है ना। तो आगे बढ़ेंगे अपन इसमें। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इसमें क्या है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह ही नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को
झलकाता है, दिखलाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। जो 19वीं सदी के मध्य में जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारक हैं, उनके आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य, है ना। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे प्राय उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मतलब अभी जिस इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं उसे जो है मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, है ना, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है कि इस इतिहास को जो है मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है और इसमें हम जो है कृषक समाजों के जो विस्तार हैं, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय और कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में हम इसमें विस्तार से हमें इसमें जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। आगे बढ़ेंगे। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई पुस्तक की जो है बातों से करने की कोशिश करें। मतलब जो आप अभी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसकी तुलना जो पिछले वर्ष आपने पुस्तक पढ़ी थी उसमें जो बातें कही गई थी उनसे उसकी तुलना करने की कोशिश करें। जहां भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं हुए और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है ना।
यहीं पे आज का हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।